केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जल्दी ही स्विट्जरलैंड की यात्रा पर होंगे, जहां वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के $100 अरब के प्रस्तावित निवेश को भारत में लाने की प्रक्रिया को और तेज करने का प्रयास करेंगे। दरअसल फिक्की के एक सालाना समारोह में कल उन्होंने कहा कि सरकार का जो फोकस है अब तीसरे टर्म में इनोवेशन और R&D पर होने जा रहा है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा पर लिए चलेंगे। देश में औद्योगिक विकास में तेजी के साथ ही सरकार को विश्वास है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उद्योग संगठन फिक्की के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश की मुद्रा स्थिर है और इसने अधिकांश दूसरे उभरते बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उद्योग मंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत 3-4 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। Along with industry remains deeply committed to our $2 trillion export target by 2030. It's doable, it's achievable. We have the right building blocks in place. We have a strong macroeconomy to support us. The Indian currency has been pretty much stable. It has outperformed most other emerging markets. केंद्रीय मंत्री गोयल ने रूस में प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने का जिक्र करते हुए उद्योग जगत से भारत और रूस के बीच $100 अरब के द्विपक्षीय कारोबार के लक्ष्य को प्राप्त करने पर काम तेज करने का आह्वान किया। उद्योग मंत्री जल्द ही स्विट्जरलैंड की यात्रा पर भी जाएंगे, जहां वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के $100 अरब के प्रस्तावित निवेश को भारत में लाने की प्रक्रिया को और तेज करने का प्रयास करेंगे। उद्योग संगठन फिक्की के सालाना समारोह में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में नवाचार के साथ साथ अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही गुणवत्ता मानक और इससे जुड़े नियमों पर भी सरकार का फोकस है, जिससे घटिया उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने से रोका जा सके। तपस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और प्रोफेसर डॉक्टर राकेश मोहन जोशी, जो कि वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमी टुडे में। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। इकोनॉमी टुडे में आज हम बात करेंगे हमारे जो ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर के, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री मोदी और जो ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ये कह रहे हैं कि हम तीसरे टर्म में हम और तेज़ी से काम करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको लगता है कि ये जो एक्सपोर्ट के लक्ष्य हैं या फिर ट्रेड को लेकर के कौन सी तेजी आपको इस तीसरे टर्म में दिखाई दे रही है? कौन सी वो बड़ी प्राथमिकताएं होंगी सर? देखिए, ट्रेड के ऊपर जैसा कि कल पीयूष गोयल जी ने बताया या प्रधानमंत्री, ट्रेड हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी नाउ। और जिस तरह से इन्होंने बात की है इस समय इफ्ता की, जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने 4 कंट्रीज के साथ किया है, जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड एंड लिंचेस्टाइन है, तो ये एक बड़ा अभूतपूर्व तरह का ट्रेड एक्सपेरिमेंट है पूरी दुनिया में, जिसके अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट ये किया गया है कि ये देश भारत के अंदर $100 बिलियन निवेश करेंगे। ऐसा कभी ट्रेड एग्रीमेंट में नॉर्मली नहीं हुआ। ट्रेड एग्रीमेंट थ्योरेटिकली इज कंसेशंस इन इंपोर्ट ड्यूटीज एंड समथिंग लाइक दैट। तो इसके अंदर ये जो हुआ है $100 बिलियन के निवेश के लिए, और ये एक बहुत ही बड़ी प्राथमिकता है। और इसके लिए देखिए, सरकार जो है पूरी तरह से काम कर रही है। इस समय सरकार निर्यात के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच यूज कर रही है, जिसके अंदर न केवल ये लक्ष्य रखे गए हैं, बट ग्रास रूट लेवल पे इन लक्ष्यों को कैसे क्रियान्वित किया जाए, उसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग का कार्य जो है वो निश्चित रूप से जारी है। इसके अंदर आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है जबकि एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंट्री लाइक स्विट्जरलैंड, उससे हमको जो टेक्नोलॉजी का FDI के तहत टेक्नोलॉजी जो देश के अंदर आएगी, उससे जो कहा गया है कि 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट की भी बात कही गई है। तो ये मुझे लगता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव होगा और हमारे लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और उसके अंदर विदेशों के अंदर उनको ट्रेड फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन सी परेशानियां हैं जिनको दूर किया जा सके और ये आ सके। उसके लिए आप देखिए बहुत सारी स्कीम से, PLI स्कीम है। अभी आपने PLI में अभी देखा कि भारत में जो कंटेनरों की प्रॉब्लम थी, अभी वो भावनगर के अंदर जो कंटेनर की यूनिट की बात कही गई है, PLI स्कीम कंटेनर के लिए कही गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट है जो कि निर्यात के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पर्पस के लिए जो क्रियान्वयन उसका हो रहा है। मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के अंदर जाकर 2030 के अंदर जो 2 ट्रिलियन का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है वो मिल पाएगा। उसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जैसे
to promote India in the international market, जी 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 to promote Indian brand in the international market, उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के और रिलेटेड, उनके साथ मिलकर एक ऐसी कार्य योजना का निर्माण और उसके साथ में उसका क्रियान्वयन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और किया जा रहा है। मतलब उसके लिए ऑलमोस्ट डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस उसको मॉनिटर किया जा रहा है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से होगा। और अभी जो आपने दूसरी बात की प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो रशिया के अंदर, रशिया हैज बीन ए वेरी ट्रस्टेड पार्टनर। हाँ, आप कह रहे हैं कुछ अजय जी? हाँ जी, नहीं सर, मैं रशिया और ऑस्ट्रिया पे आ ही रहा था कि प्रधानमंत्री जो अभी पहले ही द्विपक्षीय बैठक में रशिया के साथ उन्होंने कहा कि $65 बिलियन को अब हमें $100 बिलियन तक लेकर के जाना है। लेकिन सर ये होगा कैसे और कैसे हम और ज़्यादा डीपेन करेंगे, लुकिंग एट द बिग कॉन्फ्लिक्ट जो सिनेरियो चल रहा है, चाहे आप इजराइल गजा को ले लें या फिर रशिया यूक्रेन को ले लें, अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए हम निर्यात के मोर्चे पर बिल्कुल मतलब इंतजार की स्थिति में नहीं है। तो ये इतने चैलेंजिंग टाइम में हम लोग कैसे कर पाएंगे सर? देखिए, जो भारत की खासियत रही है और जो हमारे नेतृत्व की भी खासियत रही है इस समय, वो ये है कि गेटिंग आउट अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ द कैलामिटीज। जिसको लोग परेशानी समझ रहे हैं उसका भारत ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह जो है वो उपयोग किया है। तो जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, रेड सी क्राइसिस है, इवन जो यूक्रेन रशिया वार है, वो परेशानियां हैं, लेकिन उसका हमने किस तरह से फायदा उठाया है। देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर की हमारा जो है वो ऑयल के इंपोर्ट में बचत हुई है रशिया से इंपोर्ट करने के साथ। और उसके साथ में अभी जो बात होके आ रही है रशिया के अंदर, रशिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है क्योंकि हम उनसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम उनसे डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। तो अभी ये बात ये हो रही है कि हमारे कंज्यूमर गुड्स वहां पे कैसे पहुंच सकें, और कंज्यूमर गुड के लिए आयात, रशिया के अंदर आयात और भारत से निर्यात को कैसे सुगम बनाया जा सके। पेमेंट गेटवेज पे बात हो रही है कि इंडियन रुपीज, इंडिया के रुपी ट्रेड एग्रीमेंट सबसे पहले हमारा रशिया के साथ ही था। रशिया इज आवर इंडिया ट्रस्टेड फ्रेंड फॉर डिकेड्स। जब सारी दुनिया हमारे अगेंस्ट थी 71 में, और उस समय पे कोल्ड वार के टाइम में रशिया हमारे साथ था। और मुझे लगता है कि भारत सरकार जो है इस समय इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह लीवरेज कर रही है और ट्रेड, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक अत्यधिक क्रिटिकल कंपोनेंट बन गया। सर, अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो शायद अभी रिसेंटली हमने 13 FTA साइन किए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और UAE सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अभी जो ऑनगोइंग निगोशिएशंस हैं सर, कहाँ आपको लगता है कि हमें फौरी तौर पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो 100 डेज, 1000 डेज के कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये भी एक बड़ा अभूतपूर्व है कि सरकार के आने के पहले ही सारे डिपार्टमेंट्स ने इस योजना पे काम कर दिया। और इसके अंदर पता है इतना प्रेशर है सारे ऑफिसर्स के ऊपर, सारे इधर उधर के द ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, दैट एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन दैट। अब आप देखिए, जैसे कि 2-3 थे, ऑस्ट्रेलिया, UAE और ओमान का एक थोड़ा सा हमारा अटका हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो शायद जल्दी हो जाए, थोड़ा बीच में फंस गया। वैसे ही गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वाला GCC कंट्री वाला FTA में थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रही है, बट मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। मिडिल ईस्ट एक हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर भारतीय समुदाय जो है वो बड़ा सब्सटेंशियल उसमें है, ऑलमोस्ट 30% to 60-70% तक इंडियन पॉपुलेशन है। तो वो उसका हम बिल्कुल निश्चित रूप से फायदा उठा रहे हैं। और जिस समय भारत के संबंध इस समय मिडिल ईस्ट से जितने अच्छे हैं, जितने ऊंचाइयों पे, हिस्टोरिकली ऑल टाइम हाई। दूसरा एक हमारा जो बहुत पहले से हम जो करना चाहते थे वो यूके के साथ करना चाहते थे, उसमें हमारा बहुत सारा वार्ता भी चल रही थी। अल्टीमेटली वो हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि यूके के अंदर इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज थे, भारत की तरफ से प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। लेकिन फिर भी हमारे कुछ इश्यूज हैं, जैसे सर्विसेज एक्सपोर्ट में है, स्टूडेंट वीसा को है, वर्क वीसा को लेके है, उसके अंदर थोड़ी परेशानियां हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जैसे पहले ही न्यू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बात हुई तो सबसे पहले FTA की बात की गई और दोनों ने एक चीज को एग्री किया है कि लेट्स गो अहेड विद FTA एग्रीमेंट। ऑल्दो उनकी आंतरिक परेशानियां लेबर पार्टी को रहते हुए उनको आंतरिक वर्कफोर्स को थोड़ा खुश रखना है, बट समहाउ मुझे ऐसा उम्मीद है कि विल फाइंड आउट ए वे टू गेट इंडिया UK FTA, एंड इन विच क्या है कि ये एक म्यूचुअली विन विन सिचुएशन रहेगी। एक हमारा जो जी, मैं यूरोपियन यूनियन पे भी आपकी राय जानना चाह रहा था सर, कि अगर मान लीजिए EU एज ए ब्लॉक
हम FTA नहीं कर पाए, उनके साथ कुछ मान लीजिए दिक्कतें होती हैं एज ए ब्लॉक, तो फिर क्या हम बायलैटरल, जिस तरह से ऑस्ट्रिया में हमने देखा प्रधानमंत्री का फोकस बायलैटरल रिलेशंस पर रहा, तो वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है भारत की ओर से? नहीं अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मल्टीलेटरल सहमति बनने के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है, और उस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण बिकॉज WTO ऑलमोस्ट 20 इयर्स इज ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल, तो WTO के डिसफंक्शनल होने से FTA के ऊपर हमारा फोकस बढ़ गया है, और इसीलिए आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन से अगर नहीं हो पाया हमारा, तो हमने ये इफ्टा किया, और इफ्टा के अंदर एक सबसे बड़ा कंट्री स्विट्जरलैंड को हमने देखा है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे, आइसलैंड है, इनके साथ हम काम कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे ऑस्ट्रिया की आपने बात बताई, लेकिन मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन वाले में भी डेस्पाइट ऑफ मेनी बॉटलनेक्स, मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे काम करेंगे, टाइम लग सकता है, लेकिन ये एग्रीमेंट विल सी लाइट ऑफ द डे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ये दोनों के लिए जो है विन विन होगा, और क्योंकि ये इफ्टा का एग्रीमेंट हो गया है, वो एक यूरोपियन कंट्री के साथ है, पहला एक ऐसा एग्रीमेंट है, इसलिए यूरोपियन कंट्री भी बहुत प्रेशर में इंडिया से करने के लिए, यूके बहुत प्रेशर में, क्योंकि यूके का ब्रेक्सिट पूरी तरह से जो है ना असफल हो गया है, फेल हो गया है। यूके और ब्रेक्सिट के यूके और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन जो है उसमें थोड़ी तलखी है, और उसके बाद में इसलिए यूके इज वेरी कीन टू हैव एन FTA विद इंडिया, तो मुझे लगता है वो हो जाएगा, और जब वो होगा तो सिमिलरली द यूरोपियन यूनियन वाला भी मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए, बिकॉज इंडिया एंजॉयज एब्सोल्युटली गुड रिलेशंस विद देम, एंड इकोनॉमी इट इज मच बेनिफिशियल, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, Switzerland, they are looking at a 1.4 billion market in India. They are looking at the economy, which is world's fastest growing large economy in the world. So India को no country can ओवरलुक, और उसके साथ में जो सरकार का जो आपने 100 डेज का प्लान बताया, उसके हिसाब से इतना प्रेशर है कि डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी लोग जो हैं वो हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में होता है, मंत्री जी रिव्यू करते हैं, और मंत्रियों का एवरीबडी इज अंडर प्रेशर, मतलब कुल मिला के हालत ऐसी, आप सरकारी कर्मचारी से तो कहेंगे भैया सरकार में काम करना मुश्किल है, प्राइवेट में आसान है। अब सो गवर्नमेंट इज वर्किंग एट ट्रिपल द स्पीड देन एवर बिफोर। डबल द स्पीड आप कह रहे हैं सर, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सर्विसेज एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, शायद हम $1 ट्रिलियन के जो एडिशनल सर्विसेज एक्सपोर्ट को प्राप्त कर पाएं 2030 तक, तो $3 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है उसको मिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब वक्त निकालने के लिए और इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, भारत में डाइवर्सिटी हायरिंग में सालाना आधार पर जून में